इस वीडियो में हम बात करेंगे आवास फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की। तो ये जो कंपनी करीब 5.5 साल पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी और तब से हम देखें तो ये कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ खास रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं। और अभी जहाँ पे बुल मार्केट में निफ्टी डेली हाई पे हाई बनाया जा रहा है, करीब 25,000 को टच कर दिया उसने। लेकिन ये जो कंपनी अभी भी 50% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, और अभी इसमें कोई रिकवरी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने जो पैसा लाया अभी इसके अंदर लॉस में बैठे हुए हैं। तो ये जो कंपनी काफ़ी यूट्यूब पे प्रमोट की गई थी, कई यूट्यूबर्स ने इसको कवर किया था। तो एक बार हम देखते हैं कि ये जो कंपनी की जो हालत है अभी कि 50% डाउन है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या ये कंपनी रिकवर कर सकती है, क्या हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक बार हम इस कंपनी को समझते हैं, एक बार इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम अगेन वही पूछेंगे कि यार कोई भी कंपनी अगर डाउन है तो क्यों डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको कि ये जो कंपनी है वो करीब 50% डाउन है, तो जो हमें किसी को कंपनी के जो फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहिए कि भाई ये डाउन क्यों है। ठीक है, वाई इट इज डाउन, ठीक है, शेयर प्राइस जो है वो डाउन क्यों है। तो हमें उसके रीजंस पता होने चाहिए। ठीक है, हमें इसके रीजंस पता होने चाहिए कि कंपनी जो है डाउन क्यों है। क्योंकि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई बना रहा है, ऑलमोस्ट हर एक कंपनी भाग चुकी है अब तक शेयर प्राइस, बट इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे है। तो लेट से जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं कि शेयर प्राइस फॉल क्यों हुआ तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे प्राइमरी रीजन हो सकता है कि कंपनी की सेल्स जो है वो डाउन हो गई हो। कंपनी की सेल्स क्या है, डाउन हो। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि कंपनी के प्रॉफिट डाउन हो। ठीक, कंपनी तीसरा रीजन हो सकता है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया हो, मतलब इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा हो गया हो। चौथा रीजन हो सकता है कि कंपनी से कोई न्यूज हो राइट, कंपनी के रिलेटेड, वो जो उसके निगेटिव हो उसके पक्ष में ना हो। पांचवा चीज हो सकता है कि ओवरऑल जो इकोनॉमी का सिचुएशन है, एक ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है कंट्री के अंदर वो क्या है। जैसे लेट्स से गवर्नमेंट किसी सेक्टर को बूस्ट कर रही है या किसी सेक्टर के में उसने जीएसटी बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिए, तो हो सकता है वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म ना करे। तो हम इस कंपनी के लिए देखते हैं, ये जो हमने 5 चीजें लिखी हैं उनको हम एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे स्क्रीनर पे चलेंगे, एक बार स्क्रीनर खोलते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं फाइनेंस। तो जो हमने पहला चीज हमने बोला, एक बार कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कंपनी की सेल्स डाउन है। तो ये जो कंपनी है 2013 में 18 करोड़ का सेल्स करती थी या रेवेन्यू बोल सकते हैं। तो ये कंपनी लोन देती है और जो लोन के ऊपर जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट आता है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं किसी भी बैंकिंग या एनबीएफसी कंपनी के अंदर। तो ये जो कंपनी है इसका जो रेवेन्यू है, आप रेवेन्यू तो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। इनफैक्ट एक साल भी ऐसा नहीं रहा है लाइक पिछले 11 सालों में कि इस कंपनी का रेवेन्यू डाउन हो, कभी भी नहीं। इनफैक्ट अभी भी इसका रेवेन्यू डाउन नहीं है। लाइक मार्च 2024 में भी इसका रेवेन्यू 1600 से बढ़ के करीब करीब 2000 करोड़ हुआ है। ठीक है, तो रेवेन्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉफिट देखते हैं, तो हाँ प्रॉफिट आप देखोगे तो ये जो प्रॉफिट है, इनफैक्ट प्रॉफिट पिछले 11 सालों में कहीं प्रॉफिट भी कम नहीं हुआ। पर मैं तो इधर नहीं देख पा रहा हूँ, आप देखो इसका प्रॉफिट अभी भी ऑल टाइम हाई पे है। लाइक 491 करोड़ प्रॉफिट है ईयर 2024 में। तो ये जो कंपनी है इसका ना तो रेवेन्यू डाउन है ना तो प्रॉफिट डाउन है। ठीक है, तो इस वजह से तो शेयर नहीं गिरा होगा, मतलब चांसेस है शायद इससे ना गिरा हो। क्या कोई और रीजन हो सकता है। तो तीसरा रीजन क्या, इसकी वैल्यूएशन ज्यादा थी, हो सकता है इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो हम इसका पी रेशियो इधर चेक करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे पी रेशियो पे क्लिक करते हैं तो हम इसका कंपनी का पी रेशियो दिखेगा। तो आप देख पा रहे हो ये कंपनी आज से करीब 5 साल पहले इसका पी 67 के आसपास में था और ऑलमोस्ट ये इस रेंज में था। इन्हें बीच में यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए 30 गया था, बट ये मिली हाइयर पी रेशियो वाला स्टॉक था। बट पिछले 2-3 सालों से इसका पी रेशियो कॉन्टिन्यूसली नीचे आया है। ठीक है, मतलब ये कंपनी आप इधर देखो पीक टाइम पे 80 के अराउंड पी था इसका। तो ऑब्वियसली एक बैंकिंग, एक नॉन एनबीएफसी कंपनी जो होती है, जो कंपनी लोन देती है, उसके लिए 80 का पी बहुत ज्यादा होता है। इसका एक और तरीका है, हम इसको चाहे तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी जज कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू पे क्लिक करें तो आप देखोगे इसका इसका जो प्राइस टू बुक है
एक टाइम पे 10.8 चला गया था, तो करीब 11 मान लो। यानी कि बुक वैल्यू होता है कंपनी के पास कितने अपना खुद का पैसा पड़ा, और आप रिजर्व समझ सकते हो। मतलब एक बार हम यहाँ जैसे बैलेंस शीट पे आपको दिखाऊं, तो कंपनी का जो रिजर्व होता है और प्लस आप इक्विटी कैपिटल, इन दोनों को जोड़ दो तो कंपनी का बुक वैल्यू कहलाता है कि कंपनी के टोटल कितने पैसे हैं। यूजली जो इक्विटी कैपिटल था वो बहुत छोटा होता है, तो जो रिजर्व होता है ऑलमोस्ट उतना ही आप इसका बुक वैल्यू मान सकते हो। तो जो रिजर्व है इस कंपनी के पास 3694 करोड़ है। मतलब कि कंपनी के पास अपना खुद का पैसा वो करीब करीब इतना है, लाइक 3700 करोड़ के आसपास इसका खुद का पैसा है। ठीक है। और उस टाइम पे कंपनी इसका 11 टाइम्स, ठीक है, मतलब उस टाइम जितनी बुक वैल्यू थी उससे 11 टाइम्स ज्यादा महंगी बिक रही थी। मतलब लेट से कंपनी अगर उस टाइम 100 करोड़ पे उसके पास थे तो कंपनी 1000 करोड़ में बिक रही थी, 10 टाइम्स महंगी बिक रही थी। तो यूजली जो भी बैंकिंग कंपनी होती है ना, उसके अंदर प्राइस टू बुक बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा है तो शेयर प्राइस भी करेक्शन देगा। तो अब जो इसका जो बुक वैल्यू करीब 11 था, अभी कंटिन्यूसली कम हुआ है, और कम होके अब ये ऑलमोस्ट इधर कॉन्सोलिडेशन कर रहा है, राइट, ना इधर ना गिर रहा है ना बढ़ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं अब ये कंपनी काइंड ऑफ अपने फेयर वैल्यू पे आ चुकी होगी। एक चांसेज है, हम कंफर्म तो नहीं बोल सकते, मार्केट किसी को अंडर वैल्यूड कर सकता है, किसी को ओवर वैल्यूड कर सकता है। बट हाँ, चूंकि अभी गिर चुका है काफी ज्यादा और कॉन्सोलिडेट कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि हाँ कंपनी अपने ठीक ठाक पीबी रेशियो पे है। सिमिलरली पी रेशियो भी आप देखो तो अब ये नीचे के लिए कॉन्सोलिडेट कर रहा है, मतलब पी रेशियो ये हम कंपनी बोल सकते हैं ऑलमोस्ट ये फेयर वैल्यू पे है। अब चौथी चीज हम देखते हैं कि हमने कंपनी का सेल्स देख लिया, प्रॉफिट देख लिया, इसका पी रेशियो देखा, तो हमें एक चीज पाया कि इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से इसका शेयर प्राइस नीचे आया, हमें एक रीजन पता चल गया। अब चौथा हम देखते हैं क्या कंपनी के प्रति कोई न्यूज थी। तो एक्चुअली क्या है, ये जो कंपनी है, एक बार मैं इसके इन्वेस्टर सेक्टर सेक्शन पे जाता हूँ, और आप यहाँ पे एक बार पब्लिक इधर है, आप देखोगे प्रमोटर, तो प्रमोटर तो 39.22% स्टेक था एक टाइम पे, और पिछले लाइक 2 क्वार्टर से इसके प्रमोटर ने जो जबरदस्त माल बेचा है अपना, लाइक 39% से सीधा सीधा 26% हो गया, लाइक 13% इन्होंने अपना शेयर बेच दिया। तो ऑब्वियसली अगर प्रमोटर अपना माल बेच रहा है तो एक नेगेटिव साइन है। तो हमें दो रीजन पता चले कि कंपनी की शेयर प्राइस क्यों नीचे है। पहला रीजन, ओके, पहला रीजन ये है कि कंपनी का जो पी रेशियो था वो बहुत ज्यादा हो गया था। सेकंड, हमने न्यूज में देखा कि एक तो इनका जो प्रोमोटर है, राइट, प्रमोटर वो सेल कर रहा है, और एक जो दूसरा रीजन मैं बताऊँ, इस कंपनी के जो सीईओ थे ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया था उस टाइम पहले। ठीक है, अगर आप इधर पब्लिक पे इधर क्लिक करोगे, आपको यहाँ इधर एक नाम दिखेगा सुनील कुमार अग्रवाल। इनके पास कंपनी का 3.48% स्टेक था, जो मार्च 2023 में, लाइक लास्ट ईयर इन्होंने 1.55 हो गया था, मतलब इन्होंने कुछ सेल कर दिया था, और नेक्स्ट क्वार्टर इन्होंने पूरा ही सेल कर दिया। एक्चुअली ये जो पर्सन है, इन्होंने इस कंपनी के ओरिजिनल फाउंडर थे, इन्होंने इस कंपनी को शुरुआत किया था, बट अभी इनको इस कंपनी से निकाल दिया गया क्योंकि अ, जो इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ग्रोथ पसंद नहीं आ रही थी, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी और ज्यादा ग्रोथ करे, तो इसलिए उन्होंने इनको हटा के किसी और को बनाया है। हालांकि जिन जिन पर्सन को बनाया वो भी एक अच्छे, लाइक उन्हें भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हमने यहाँ पे देख लिया चार चीजें: प्रॉफिट, सेल्स, पी रेशियो और न्यूज। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन अभी क्या चल रही है, राइट। अगर आप इधर देखोगे यहाँ पे, सॉरी, एक बार हम इधर प्रॉफिट लॉस फिर से देखते हैं। तो अगर आप इधर सेल्स देखोगे ना, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू 1600 से करीब 2000 करोड़ हुआ है, मतलब ये मोर देन 25% है ग्रोथ, ऑलमोस्ट 25% का ग्रोथ है, ठीक है, रेवेन्यू में। बट अगर हम प्रॉफिट में देखें तो प्रॉफिट आता है वो 430 से 491 हुआ है, तो प्रॉफिट उतना नहीं ग्रो हुआ है जितना रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। आप इधर देखोगे तो इधर जो फाइनेंशियल मार्जिन था पहले 36% था, ठीक है, अभी 32% हो गया है। तो इनका मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो मार्जिन क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसका जो मेन रीजन है वो है आप जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन है आप उसको सोच सकते हो। मतलब कि देखिए पहले क्या था कि जो आरबीआई के जो रेपो रेट थे ना, रेपो रेट वो करीब करीब 4-5% पे थे, और पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली रेपो रेट बढ़ रहा है। रेपो रेट के बढ़ने से क्या हो रहा है कि देखिए आवास फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है, तो आवास क्या करता है, वो कहीं और से लोन लेता है
लेट से उसने जो है वो 6% पे लोन लिया, ठीक है, और फिर उसने अपने कस्टमर को 8% पे लोन दे दिया, ठीक है। बट अभी क्या हुआ, ये जो लोन ले रहा था, ये इसका रेट बढ़ गया है, ठीक है। लेट से 6 से 8% हो गया। लेट से आवास जो था वो पहले एचडीएफसी बैंक के पास जाता था और वहां से 6% पे लोन लेता था और अपने कस्टमर को 8% लोन देता था। बट अभी क्या हुआ है कि अभी जो लोन है, चूंकि वो बढ़ गया है, तो अब आवास को जो लोन मिला है ना, वो लेट से 8% में मिल रहा है और अपने कस्टमर को लेट से वो 12% पे लोन दे रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक तो है, पहले भी 2% एक्स्ट्रा वो कमाता था और अभी भी 2% एक्स्ट्रा कमा रहा है, बट बात ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, जब 6 से 8% होता है ना, ठीक है, ये जो चेंज है, राइट, सॉरी, 6 से 8% का जो चेंज है ना, वो 2% नहीं है, ठीक है, ये 33% है। दिस इज 33%, ठीक है। लाइक सिंपल मैथ्स है, मतलब हम बोलते हैं ना, परसेंट निकाल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, राइट। तो यहाँ 8 - 6/6 आप करोगे, इंटू 100 करोगे, तो ये 33.33% आएगा, ठीक है। मतलब ये जो 2% का डिफरेंस है ना, ये बहुत ज्यादा है एक्चुअली। मतलब लेट से अगर कंपनी जो है, आवास अगर 10,000 करोड़ का लोन लेती थी, ठीक है, तो अगर पहले इसके ऊपर वो 6% इंटरेस्ट रेट पे करती थी, तो विच इज 600 करोड़। बट अगर अभी 8% पे कर रही है, तो दिस इज 800 करोड़। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, ठीक है, 200 करोड़ का अंतर है। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये 8 से जो 12% है ना, ये 25% है। ओ सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। मतलब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो इनका जो बोरोइंग कॉस्ट है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अभी भी देखिए, इनका मार्जिन अभी भी ज्यादा नहीं है, लाइक जो डिफरेंस है, लेट्स से वो 2% है, क्योंकि कस्टमर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बढ़ा सकते। तो इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इनका जो मार्जिन है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो हमने मतलब बेसिकली 5 चीजें देख लिया कि यार कंपनी जो है के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब जो हम अपने आप से ना दूसरा क्वेश्चन में पूछना चाहिए, वो ये है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ दिस परमानेंट, इज दिस परमानेंट, क्या ये परमानेंट है। तो हमने पहला देखा, तो सेल्स हमने देखा, तो सेल्स तो ऑलरेडी इसकी बढ़ रही है कंपनी। सेकंड जो था वो प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट भी बढ़ ही रहा था, उसमें कोई कमी नहीं थी। तीसरा चीज हमने देखा था पी का, तो पी रेशियो जो हाई था, हाई पी रेशियो था, वो अब लो हो चुका है, राइट। और हमने देखा पी रेशियो कंसोलिडेट कर रहा है, तो अब यहाँ से पी रेशियो और नीचे जाएगा, इस बात की संभावना कम है। और चौथा जो पॉइंट है, वो था, हमने देखा था कि प्रमोटर जो था, प्रमोटर वो सेल कर रहा था, प्रमोटर सेल कर रहा था, और कंपनी का जो सीईओ था उनका रेजिग्नेशन हुआ था, ठीक है। तो अब जो प्रमोटर ने सेल किया, एक बार हम इसको जब बारीक से जाके चेक करें, अगर हम कंपनी के इन्वेस्टर सेक्शन में जाते हैं, तो देखते हैं प्रमोटर ने सेल किया है, बट उसे खरीदा कौन है। तो आप देखो, तो इसको खरीदा एफ ने, ठीक है। देखिए इनका होल्डिंग बढ़ रहा है, लाइक पहले कहीं 32% था, वो बढ़ के 35% हुआ है। डीआईएस का होल्डिंग 15% था, वो बढ़ के 24% हुआ है। मतलब इसको जिन्होंने खरीदा है वही स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, वो ऐसे नहीं, वो छोटे रिटेल, ऐसा नहीं रिटेल पब्लिक के अंदर घुस गई है। इनफैक्ट आप देखो तो पिछले क्वार्टर में जो रिटेल पब्लिक थी, वो करीब 1.5 लाख लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, तो जो आज थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब इस कंपनी ने इनफैक्ट थोड़ा सा इसके प्राइस में ना बाउंस बैक दिया है। अगर आप यहाँ पे इसका प्राइस चेक करोगे ना, 1 ईयर का, तो आप देखो तो ये कंपनी ने थोड़ा सा इधर 1300 पे आ गई थी, तब से इसने एक थोड़ा सा 1800 का एक बाउंस बैक दिया था। तो मुझे लगता है इस टाइम पे मैक्सिमम रिटेलर्स निकल गए होंगे, यहाँ पे तो काफी लोग निकल गए हैं। हो सकता है ये कंपनी थोड़े टाइम और अंडर परफॉर्म करेगी, तो धीरे धीरे और पब्लिक से निकल जाएगी। बट अब प्रमोटर का बेचना यहाँ पे कोई मतलब इसको निगेटिव पॉइंट नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एफआई और डीआई को खरीद रहा है। और यूजली जो प्रमोटर होता है ना, वो इसलिए बेच रहा है, अगर हम प्रमोटर पे यहाँ पे क्लिक करें, तो आप देखोगे इस कंपनी ने बेचा है, लाइक लेक डिस्ट्रिक्ट होल्डिंग्स लिमिटेड। इन्होंने अपना स्टेक जो पहले करीब 23% के आसपास था, उसे कम करके 15.60% कर दिया है। एक्चुअली ये जो कंपनी होती है, ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती हैं। ये कंपनी क्या करती है, जब कोई कंपनी बहुत छोटी होती है ना, उस टाइम वो जाके अपना पैसा लगाते हैं, आईपीओ लाने से भी पहले। तो इस कंपनी के लिए ना, ऐसा नहीं कि लॉस में बेच रहे हैं, लाइक इनके पास समझ जाओ कि आप, इन्होंने 100 रुपए 200 रुपए शेयर खरीदे हैं, और आज कंपनी 1500-1600 रुपए के शेयर पे, इनका पैसा ऑलरेडी 10-20 गुना हो चुका होगा, तब ये बेच रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो कंपनी अपना शेयर बेच रही थी, अच्छी बात है कि यार ये कंपनी जल्दी से बाहर निकले, क्योंकि ये कंपनी
को कहीं और पैसा अपना निकाल के कहीं और कंपनी इन्वेस्ट करना होता है, तो ये लोग इसलिए अपना शेयर बेचते हैं। बट इनके बेचने से क्या होता है कि बार बार वॉल्यूम क्रिएट होता है, और मतलब सेलिंग साइड वॉल्यूम क्रिएट होता है और शेयर प्राइस नीचे जाता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो यहाँ पे जो पी फर्म जो सेल कर रही है, इन्होंने काफी हद तक सेल कर दिया है। अब हम इस बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कंपनी और कितना सेल करेगी, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। लेट्स अगर ये और ज्यादा सेलिंग करेंगे तो नो डाउट प्राइस और काफी लंबे टाइम कॉन्फिडेंट कर सकता है। और दूसरा चीज जो सीईओ का रिजिग्नेशन है, तो देखिए आप स्टॉक मार्केट इमोशनल होकर नहीं सोच सकते कि यार जिस कंपनी ने शुरुआत की थी इस कंपनी को, उसी को निकाल दिया। बट देखिए हमें इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए भाई। जो कंपनी के बाकी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें जो डिसीजन बेस्ट लगा भाई इस पर ये पर्सन ग्रोथ नहीं ला पा रहा है, तो हमें किसी और को हायर करना पड़ेगा, वो कंपनी ज्यादा अच्छा ग्रोथ ला सकते हैं। तो ठीक है, उनकी मर्जी है, हम इमोशनल नहीं हो सकते। तो इस कंपनी अभी तक कोई से खास प्रॉब्लम नहीं दिखी मुझे, सिवाय एक कि इसका जो प्रमोटर है या जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है वो अपने शेयर्स को सेल कर रहा है, तो ये एक डाउटफुल सिचुएशन है। ठीक है। अब तो अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर ग्रोथ का प्लानिंग क्या हो सकता है, क्या ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी। ठीक है, तो इसका तो सिंपल आंसर यस। इनफैक्ट इस कंपनी में आप सेक्टर की बात कर लें, जो हाउसिंग फाइनेंस का सेक्टर, क्या ये ग्रो करेगा। देखिए इंडिया एक पुअर कंट्री है, ठीक, इंडिया एक गरीब देश है। सिंपल बात, इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर ग्रो करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप रूरल इंडिया में जाओगे, लोगों के भी घर नहीं है, कच्चे मकान है। ठीक है, लोगों को जैसे पहले क्या होता है, लेट से घर बनाने के लिए एक गांव में कोई गोलगप्पा का दुकान लगाता है, उसको 6 लाख रुपए चाहिए थे बनाने के लिए, तो 6 लाख रुपए बैंक से नहीं मिल पाते थे। ठीक, बैंक इतना कम लोन नहीं देता, और ना तो वो 6 लाख ले सकता था। बट अभी से गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चल रही है, जैसे पीएम आवास योजना है, राइट। तो मान लो कोई गवर्नमेंट है, वो आके बोले यार देखो मैं ना तुम्हें 3 लाख दूंगा, बाकी तुम 3 लाख में घर बना लो। तब मान लो किसी पर्सन को 3 लाख आएगा, तो वो क्या सोच सकते हैं, 3 लाख ना मैं किसी से लोन भी ले लेता हूँ, तो मेरे पास 6 लाख हो जाएंगे, और फिर मैं इसे घर बनवा सकता हूँ। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, जो आवास टाइप की कंपनी होती है वो रोल में आती है। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपनी होती है गरीब लोगों को लोन देते हैं, बेसिकली जो छोटे लोग होते हैं उनको लोन देते हैं। तो इंडिया में तो 80% लोग गरीब लोग ही हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो गरीब है, अंडर मतलब मैक्सिमम तो अंडर पॉवर्टी लाइन रहता है। तो ये जो ग्रोथ जो सेक्टर है ना, ये कंपनी ग्रो करनी ही करनी है, भले ये कंपनी ना करे, बट ये सेक्टर तो ग्रोइंग है। हाउसिंग फाइनेंस का सेक्टर इंडिया में बहुत बड़ा बनने वाला है आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका लाइक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ब्राइट है। अब चौथी चीज ये है, ठीक है, तो अब इस साल क्या इन्वेस्ट करें या ना करें। तो एक चीज और देखते हैं, ये जो सेक्टर है, ये जो कंपनी हाउसिंग फाइनेंस में बिलोंग करती है, तो वाई दिस कंपनी। ठीक, और भी तो कंपनी है, ठीक है, और भी तो कंपनी है, इसी में क्यों करना। जैसे एक और कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, एक है होम फर्स्ट है, राइट, और भी एक एप्टस कंपनी भी है, तो फिर इसी में ही क्यों करना। तो ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ठीक है, तो जैसे डिस्क्लेमर बताऊं, जैसे मेरे पास ये कंपनी है, सॉरी ये नहीं, आवास मेरे पास है ये कंपनी। तो मतलब आप इनमें से जो भी आपको पसंद हो आप कर सकते हो। ये वीडियो मेनली आवास के ऊपर है। जैसे होम फर्स्ट के बारे में बताऊं, तो ये कंपनी 48 आवर्स में लोन दे देती है। तो ये कंपनी का स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, क्योंकि अगर आप लोन आपको बहुत जल्दी लोगों को बांटोगे ना, तो डिफॉल्ट होने के चांसेस होते हैं। बट आवास ऐसा नहीं करता, आवास स्लो ग्रोथ कंपनी है, मतलब वो प्रॉपर दे टेक टाइम, लाइक 8-9 दिन लेते हैं फिर अपना लोन देते हैं प्रॉपर वेरीफाई करके। तो इस कंपनी में आवास में थोड़ा ग्रोथ कम होगा होम फर्स्ट से, बट यहाँ पे सेफ्टी ज्यादा है। ठीक है, सिमिलरली जो एप्टेस है, तो एप्टेस रिटेल के अलावा कॉर्पोरेट को भी लोन देती है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। तो वो भी अगेन थोड़ा रिस्की कंपनी है कंपेयर टू आवास। तो आवास अगर आप देखोगे तो होम फर्स्ट एंड एप्टेस से थोड़ी मॉडरेट रिस्क लेवल कंपनी है। अगर ये दोनों ज्यादा रिस्की हैं तो ये कम रिस्की कंपनी है। और आधार जो है, मतलब इसके बारे में मैं स्टडी नहीं किया तो इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ मैंने इन दोनों के पास स्टडी किया हुआ है। तो हाउसिंग फाइनेंस जो सेक्टर है, ये इसका ग्रोथ प्रॉफिट अच्छा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। और अगर हम पांचवा बात करें, एक बार रिस्क की बात करते हैं यार, इस कंपनी के अंदर रिस्क क्या क्या है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने छोड़ दिया, जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो हाँ फ्यूचर में चल के रेपो रेट बेसिकली कम होंगे। ठीक है, तो इसका फायदा इस कंपनी को मिलना ही मिलना है। अच्छा रिस्क की बात करें तो रिस्क ये कि यार ये ना पुअर लोगों को लोन देती है, तो डिफॉल्ट के चांसेस हैं क्या, ये हमें पूछना है। तो मुझे तो नहीं लगता। जो एक्चुअली क्या है ना, जब आप गरीब लोगों को लोन देते हो ना, आप
छोटे अमाउंट के लोन देते हो तो एक्चुअली वहाँ पे डिफॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं। रिस्क तब होता है जब आप बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन दो, लाइक बड़े बड़े आपने एक ही पर्सन को 10 करोड़ का लोन दे दिया और उसने अपना लोन चुकाया नहीं, तो आपका एक ही बार में 10 करोड़ का लॉस होगा। बट अगर आपने 5-5 लाख रुपए 10 लोगों को दे रखे हैं, तो अगर उसमें 1% ने डिफॉल्ट किया तो आपका सिर्फ 5 लाख का लॉस होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप जब रिटेल सेक्टर में लोन देते हो तो आपका रिस्क कम होता है। तो ये जो थी आवास का मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस थी, आप बोल सकते हो। तो ये जो कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स हैं, अब डिपेंड आप पे करता है आप इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो जो सबसे बेस्ट बात है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है, आप इसके ऊपर जा सकते हो। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्लेमर के लिए कि ये कंपनी मैं आपको बताऊं कि मेरे पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, जैसे आवास के अंदर। इनफैक्ट मेरे पास एप्टेक्स और होम फर्स्ट में भी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप देख सकते हो मैं काफ़ी लॉस में हूँ अभी के टाइम पे। तो मतलब जैसे ये कंपनी मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो आप बोल सकते हो मैं थोड़ा सा बायस हूँ इस कंपनी के प्रति, क्योंकि यूजली होता है कि जब आप किसी को पसंद करते हो ना, चाहे रियल लाइफ में या स्टॉक मार्केट में, तो आपको उसकी कमियां थोड़ी कम दिखती हैं। तो हो सकता है शायद मुझे इसके अंदर कमियां कम दिखी हों, तो आप इसके ऊपर और फर्दर स्टडी कर सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप अपना डिसीजन बना सकते हो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। इट इज अप टू यू। ये बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बार हम लास्ट में इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। तो एक बार चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये कंपनी ना अभी तो 50% डाउन है। यस, तो आप देखो ये इसने अपना हाई बनाया था, फिर नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, बट इसका जो प्रीवियस टॉप था इसने इसको ब्रेक नहीं किया। फिर अगेन थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, बट जो पिछला टॉप था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। फिर इधर नीचे आया, फिर था ऊपर गया, बट जो पिछला टॉप था उसको ब्रेक नहीं किया। फिर सिमिलरली इधर नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर गया। तो आप एक बार यहाँ एक बार नोट करोगे आप ना, तो ऐसा अभी पहली बार हुआ है कि इसने यहाँ पे इसने ऊपर गया, रेजिस्टेंस खाया, सेलिंग हुई, नीचे आया, फिर यहाँ से बाइंग हुई, ऊपर गया। ठीक है, सेम पॉइंट से फिर सेलिंग हो गई, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, और इस बार इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो कंपनी थी आप देखोगे तो ये कंपनी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में थी, बट अभी क्या है ना, इस कंपनी तक कॉन्सोलिडेशन आया, ये कंपनी अभी यहाँ पे साइडवे चल रही है, और यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, बट चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम कुछ खास नहीं थे, इसलिए ब्रेकआउट फेल हो गया है। तो ये वापस नीचे आ रहा है। तो अब हो सकता है कि शायद ये कंपनी वापस यहाँ तक आ जाए, लाइक 39 की रेंज में, मतलब नो बडी नोज। और अगर जाएगा तो मेरे लिए तो ये खरीदने की अपॉर्चुनिटी है कि अगर नीचे गया तो मैं इसको और खरीदूंगा। बट हाँ, काफी चांसेस अब यहाँ से ये बाउंस बैक करे या फिर यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर सकता है, कितना टाइम करेगा मालूम नहीं। बट हाँ, अब यहाँ पे डाउन साइड रिस्क कम लगता है, कि ऐसा नहीं लगता कि ये अब यहाँ से लाइक 39 को ब्रेक करके यहाँ से और नीचे चला जाए, इस बात की संभावना कम है। तो ये कंपनी जो है अभी अगर यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चली जाए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ 100% का गेन मिल सकता है आपको, अगर ये ऑल टाइम हाई पे जाए तो कहीं पे 96% का गेन है। हालांकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, मतलब मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म है कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है और ग्रोथ सेक्टर अच्छा है, तो ये कंपनी आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फिर तो ये रहा मतलब मेरी तरफ से इसका कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस, आपको अच्छा लगा हो। एंड अगेन बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज है। थैंक यू।